सांवली परी की शादी। महाराज, परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। क्या 2 परियां आई हैं मेरे महल में? और राजा अपनी दोनों बेटियों से मिलता है। देखिए महाराज अपनी बेटियों को, छोटी परी तो चांद का टुकड़ा है। अरे वाह, दोनों परियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस परी का नाम तो मैं चंदा ही रखूंगा। बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है मेरी बेटी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर दूसरी का नाम रूपाली होगा। ये कहानी परी लोक में रहने वाली 2 बहनों की है। रूपाली और चंदा 2 बहनें थी, लेकिन उन दोनों बहनों को देखकर ये बता पाना कि दोनों बहन हैं नामुमकिन था, क्योंकि दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। चंदा दूध की तरह गोरी थी और दूसरी तरफ रूपाली का रंग बहुत ही सांवला था। परी लोक में हर कोई चंदा परी की खूबसूरती की बातें किया करता था। एक दिन सब परियां मिलकर खेल रही थी। मैं रानी परी बनूंगी और तुम सब मेरी दासियां बनोगी। चंदा, मैं इस महल की बड़ी परी हूँ, इसलिए मैं परी बनूंगी। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो हम दोनों में से सबसे सुंदर है वही रानी परी है। तुम तो रानी परी नहीं बल्कि काली परी हो। और चंदा जोर जोर से हंसने लगती है। रूपाली चंदा की बात से दुखी होकर वहां से चली जाती है। माँ और पिताजी, मुझे परियों वाली छड़ी चाहिए। आप मेरे लिए छड़ी लाओगे ना? बेटा, तुम्हें अभी छड़ी की क्या जरूरत है? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें छड़ी मिल जाएगी। तभी चंदा भी वहां आ जाती है और वो छड़ी की बात सुन लेती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे छड़ी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए आज ही जाकर सबसे सुंदर छड़ी ले आएंगे। ऐसे चंदा की हर छोटी बड़ी बात पूरी की जाती थी, जबकि रूपाली जब भी कुछ मांगती थी उसे मना कर दिया जाता था। एक दिन चंदा परी अपने महल में घूम रही थी। तभी वहां अचानक एक बच्चा आता है, जिसके मुंह पर जलने के निशान थे। भागो यहाँ से, कितना भयानक बच्चा है, कोई इसको यहाँ से लेकर जाओ। तभी चंदा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहां आ जाते हैं। पिताजी, ये बच्चा कितना भयानक है, इसे यहाँ कौन लाया? महाराज, ये मेरा बच्चा है, इसका चेहरा जल गया था, बस उसी के निशान हैं। पिताजी, इसे अभी के अभी काम से निकालो, ये अपने गंदे बच्चे को महल में क्यों लेकर आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? इसका जला हुआ चेहरा देखकर मेरी चंदा बेटी कैसे घबरा गई है। चलो निकलो इस महल से, आज के बाद यहाँ काम पर मत आना। महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं आज के बाद कभी अपने बच्चे को यहाँ नहीं आने दूंगा। अभी के अभी अपने बच्चे को लेकर इस महल से बाहर निकल जाओ। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? उसके बच्चे का चेहरा जलने की वजह से खराब हुआ है, इसमें उसको काम से निकालने की क्या जरूरत है? समय बीतने के साथ साथ उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। तुम चुप रहो रूपाली, देख नहीं रही चंदा बेटी कितनी घबरा गई है? इस तरह चंदा के कहने पर महाराज शिवान उस माली को महल से निकाल देते हैं। चंदा को अपनी खूबसूरत और परी होने का बहुत अभिमान था। ऐसे ही धीरे धीरे चंदा और रूपाली बड़े हो जाते हैं और चंदा जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी थी। दूसरी तरफ रूपाली का चेहरा भले ही सांवला था, लेकिन वो मन की उतनी ही साफ और दयालु थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था और वो हर रोज उनको खाना खिलाया करती थी। एक दिन महाराज शिवान महारानी से कहते हैं, महारानी साहिबा, मेरा दोस्त महाराजा अर्जुन ने अपने बेटे शौर्य का रिश्ता भेजा है और वो लोग कल महल में आ रहे हैं। ठीक है, मैं चंदा को बता दूंगी। चंदा को? लेकिन बड़ी तो रूपाली है और कायदे से तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन आप तो जानते हो कि रूपाली का रंग सांवला है और कोई उसे शादी नहीं करना चाहेगा। चंदा हमारी तो इतनी खूबसूरत है, उसे कोई मना ही नहीं कर सकता, इसलिए हमें चंदा की शादी पहले करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो रूपाली को मिलाने से वह शादी के लिए मना कर दे और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। और महाराजा शिवान अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। अगली सुबह हर रोज की तरह रूपाली नदी के किनारे जाती है और मछलियों को खाना डालती है। उसी रास्ते से राजा शौर्य आ रहे थे। वो नदी किनारे रूपाली को मछलियों को खाना खिलाते देखते हैं। अरे, ये कौन है जो इन जानवरों के बारे में इतना सोच रही है? जाकर देखता हूँ।
बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नहीं तो आज के समय में हर कोई अपने काम में ही व्यस्त है। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। वैसे आप कौन हैं? आपको पहले इस परीलोक में मैंने नहीं देखा। मैं राजा शौर्य हूँ। मैं साथी के परीलोक का राजा हूँ और महाराजा शिवान के महल जा रहा हूँ। तो आप हमारे महल जा रहे हो? मैं उनकी बड़ी बेटी रूपाली हूँ। माफ कीजिए, पिताजी ने आपके आने की सूचना नहीं दी। आप महल में चलिए, हम बस मछलियों को खाना खिलाकर आते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर महाराजा शौर्य वहाँ से आगे चले जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, वो रूपाली जी तो बहुत अच्छे मन की है। हमें ऐसी लड़की चाहिए थी जो मन की साफ और दयालु हो। जब महाराजा शौर्य महल में जाते हैं तो वहाँ सब उनका स्वागत करते हैं और फिर राजा शौर्य को चंदा परी से मिलाया जाता है। चंदा परी उन्हें बहुत खूबसूरत लगती है। शौर्य मन में सोचते हैं कि ये भी अपनी बहन की तरह दयालु होगी। चंदा को भी महाराजा शौर्य पसंद आ गए थे। वो दोनों बगीचे में घूम रहे थे। तभी एक पक्षी ऊपर से चंदा परी पर बीट कर देता है। ये क्या, इस पक्षी ने मुझे गंदा कर दिया। और चंदा अपनी जादुई छड़ी से उस पक्षी की जान ले लेती है और वो नीचे गिर जाता है। ये आपने क्या किया? इतनी सी गलती की वजह से आपने उसे जान से मार दिया। मैं परियों की रानी चंदा हूँ। उसे ये गुस्ताखी करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी रूपाली भी वहाँ आ जाती है। उस पक्षी को मरा हुआ देखकर वो जल्दी से उसे उठाती है। जल्दी कोई पानी लाओ, क्या हुआ इसे? ये अभी मर चुका है। आ गई रूपाली, फिर ये रोना धोना शुरू कर देंगी। चलो आप मेरे साथ चलो। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। और राजा शौर्य उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर रूपाली की आंखें भर आती हैं। पता नहीं ये चंदा ऐसा क्यों करती है। ये भूल जाती है कि इनमें भी हमारी तरह जान है और इन्हें भी दर्द होता है। रूपाली का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो मन की बहुत दयालु थी और उसकी ये बात महाराजा शौर्य को बहुत पसंद आई। राजा शौर्य महाराजा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उन्हें चंदा से नहीं बल्कि उनकी दूसरी बेटी से शादी करनी है। तभी चंदा भी वहाँ आ जाती है और वो राजा शौर्य की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मुझे ठुकराकर उस काली रूपाली से शादी करना चाहते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है, इस पूरे परी लोक में ना मुझसे सुंदर परी कोई नहीं है और तुम मुझे छोड़कर उस रूपाली से शादी करना चाहते हो। चंदा, तुम शायद भूल रही हो, रूपाली तुम्हारी बड़ी बहन है। ये सब हमारी ही गलती है कि हमने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि सूरत से बढ़कर सीरत होती है। और आज राजा शौर्य ने रूपाली से शादी करने का बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि रूपाली जैसी लड़की उन्हें नहीं मिल सकती। महाराजा शिवान और उनकी महारानी रूपाली से माफी मांगते हैं। बेटा रूपाली, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हें हमेशा चंदा से कम समझा और हमेशा चंदा की हर जिद को पूरा किया। सब राजा शौर्य की बात मान लेते हैं और रूपाली की शादी राजा शौर्य के साथ बड़े धूमधाम से करते हैं। बाद में चंदा भी रूपाली से अपनी गलती की माफी मांगती है। ये कहानी परीलोक की है। राजा अंगद परीलोक का बहुत बड़ा और होनहार राजा था। उसकी 3 बेटियां थी, मेघा, तारा और चांदनी। पत्नी सुनंदा के जाने के बाद राजा अंगद ने अपनी तीनों बेटियों को बड़े प्यार से पाला था। मेघा सब परियों में से सबसे बड़ी थी। बड़ी होने के साथ साथ वो बहुत समझदार और दयालु थी। बाकी परियों को अपने परी और सुंदर होने का बहुत घमंड था, लेकिन मेघा उन बाकी परियों से बिल्कुल अलग थी। मेघा बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। एक दिन की बात है, राजा अंगद अपनी तीनों बेटियों से कहते हैं, मैं खजाने वाले जंगल जा रहा हूँ। तुम्हें अपने लिए जो भी सामान चाहिए लिस्ट बना के दे दो और मेघा से भी बोल दो, उसे कुछ भी चाहिए हो तो वो लिस्ट में लिखवा दे। लेकिन मेघा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही महल में। अरे पिताजी, मेघा दीदी तो बगीचे में होगी, और कहाँ होगी दी। ऐसे अपने पिता से बोलकर वो दोनों परियां तारा और चांदनी अपने सामान की लिस्ट बनाने लगते हैं। मुझे तो अपने लिए बहुत सारे लहंगे मंगवाने हैं पिताजी से। मुझे चूड़ियां मंगवानी है। मैंने तो सुना है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां मिलती है। और राजा अंगद बगीचे में जाते हैं तो मेघा परी फूलों के पौधों को पानी दे रही थी। मेघा बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
इस काम के लिए तो घर में कितने नौकर हैं। पिताजी, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर हो बेटी। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। मैं भी किन बातों में लग गया। मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं खजाने वाले जंगल में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ मंगवाना है तो तुम भी लिस्ट में अपना सामान लिखवा दो। तारा और चांदनी सामान की लिस्ट बना रही हैं। नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मेरे लिए वहाँ का सबसे सुंदर फूल ले आना। मेघा अपने पिता से खजाने वाले जंगल से सबसे सुंदर फूल मंगवा लेती है। तभी तारा और चांदनी अपने पिताजी को अपने सामान की लिस्ट दे देते हैं और राजा अपने घोड़े पर खजाने के जंगल की ओर निकल जाता है। खजाने से भरा जंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जंगलों के बीचों बीच खजाने से भरा महल था, जहाँ बहुत हीरे जवाहरात और परियों के लिए अलग अलग तरह की पोशाकें थी। परी लोक में रहने वाले लोगों की सारी जरूरत का सामान वहाँ पर था। राजा खजाने वाले जंगल में पहुँच जाता है और वह खजाने से भरे महल से बहुत सारे हीरे जवाहरात ले लेता है। अब वह अपनी बेटी मेघा के लिए सबसे सुंदर फूल ढूंढ रहा था। वो महल जंगलों के बीचों बीच फैला हुआ था। जाते जाते राजा महल के दूसरी तरफ आ गए और राजा की नजर पास में एक पेड़ पर पड़ती है जो लाल रंग के फूलों से भरा हुआ था। राजा ने पहली बार इतना सुंदर फूल देखा था। मेघा इस फूल को देखकर बहुत खुश होगी और इससे ज्यादा सुंदर फूल मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। मुझे यही फूल मेघा के लिए ले जाना है। राजा जैसे ही उस लाल रंग के फूल के पेड़ की ओर जाता है, तभी बहुत तेज से हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये अचानक इतनी तेज हवाएं कैसे चलने लगी? मुझे जल्दी से फूल तोड़ लेना चाहिए। राजा जल्दी से एक फूल तोड़ लेता है। इतने में एक बहुत बड़ा और डरावना चेहरा उस पेड़ में से निकलता है और पेड़ की शाखाएं राजा को पकड़ लेती हैं। राजा उस राक्षस को देखकर बहुत डर जाता है और बोलता है, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ो। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया, सब खजाना लूटकर वापस चले जाते थे, लेकिन तू है जो मेरे तक पहुंचा है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के लिए ये फूल लेने आया हूँ। राक्षस राजा के मुंह से उसकी बेटी का नाम सुनकर शांत हो जाता है। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन रात को तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास लाना होगा। ऐसा कहकर वो राक्षस राजा को छोड़ देता है। राजा घबराई हुई हालत में वहां से चला जाता है और अपने महल पहुंच जाता है। परी लोग जाते ही जैसे ही उसकी बेटियां अपने पिता को देखती हैं, वह खुशी से अपने पिता के पास आती हैं। पिताजी आ गए, मेघा दी, चांदनी दी, जल्दी आओ, पिताजी हमारा सामान लेकर आ गए। राजा घोड़े पर सारा सामान छोड़कर ऐसे ही अंदर चले जाता है। चांदनी और तारा हीरे जवाहरात और अपनी पोशाकें देखने लगती हैं। मेघा अपने पिता के पास महल के अंदर जाती है। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? खजाने के जंगल में कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं बेटी, कुछ नहीं हुआ। पिताजी, आप मेरे लिए फूल लाए हो क्या? फूल? फिर राजा मेघा को वो फूल दे देता है। मेघा जैसे ही उस फूल को देखती है, वह बहुत खुश होती है। वाह पिताजी, आप तो मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर फूल लाए हो। लेकिन राजा अंगद के दिमाग में तो अभी भी उसी राक्षस की बातें चल रही थी। वह अपनी बेटी को उस राक्षस के पास कभी नहीं भेजना चाहता था। इसलिए राजा अपनी बेटी मेघा को सारी बात बताता है और बोलता है, मैं आज फिर उसके पास जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैं लौटकर नहीं आया तो तुम सबका ध्यान रखना मेघा बेटी। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उस राक्षस ने मुझे बुलाया है तो मैं ही जाऊंगी। लेकिन उसके पिता मेघा को उसकी माँ की कसम देकर रोक लेते हैं। लेकिन शाम होने से पहले ही मेघा किसी को भी बिना बताए उस खजाने वाले जंगल में चली जाती है। माँ और पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपने पिताजी को खोना नहीं चाहती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो उस राक्षस के पास भी मैं ही जाऊंगी। और जाते जाते वह उसी महल के पास आ जाती है। मेघा महल के अंदर जाती है और वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था।
पूरा महल खजाने से भरा पड़ा था। महल के बीचों बीच जाते जाते मेघा महल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां वो राक्षस सुंदर फूल का पेड़ बना हुआ खड़ा हुआ था। मेघा जैसे जैसे उस पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। मेघा का चेहरा चांदनी रात में चमक रहा था और वह बहुत सुंदर लग रही थी। मेघा जैसे ही पेड़ के फूल को हाथ लगाती है तो वो राक्षस सामने आ जाता है। मेघा ने इतना भयानक चेहरा पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी वो उस राक्षस से बिल्कुल नहीं डरी। कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें मेरे पास आने से डर नहीं लगा? मेरी इस भयानक सूरत को देखकर तो सब डर जाते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा ये चेहरा चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन इस सुंदर फूल की वजह से मैं भी तुम्हें देखना चाहती थी। जिसके इतने सुंदर फूल हैं, वो एक राक्षस कैसे हो सकता है? महल में इतनी सारी चीजें हैं, हीरे जवाहरात हैं, क्या तुम्हें उनमें कोई चीज पसंद नहीं आई? मुझे इन चीजों का कोई मोह नहीं है। मेघा की बात सुनकर वो राक्षस अपने अतीत के बारे में बताता है। मैं इस महल का राजा हूँ। मुझे एक जादूगर ने अपने काले जादू से शापित कर दिया था और इस पेड़ में बदल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी बेटी से शादी करने के लिए मना कर दिया था। वो जादूगर और उसकी बेटी मेरा महल और सारे हीरे जवाहरात लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और उसने मुझे इस पेड़ में बदल दिया। उन्होंने बोला था कि जो कोई लड़की इस महल की सबसे कीमती चीजों को छोड़कर इस पेड़ का फूल लेगी, वही मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकती है। और तुम ही हो वो परी जिसने हीरे जवाहरात सब चीजें ठुकराकर मुझे इस फूल को चुना। अगर तुम इस पेड़ के तने को स्पर्श करती हो तो मैं फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगा। मेघा जैसे ही उस फूल के पेड़ के तने को स्पर्श करती है तो उसमें से एक लड़का निकलता है। मैं हूँ राजा शौर्य। मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस श्राप से आजाद हो पाया हूँ। राजा शौर्य बहुत सुंदर थे और उन्हें मेघा बहुत सुंदर लगी। तभी मेघा के पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सारी बात सुन लेते हैं। मेघा मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बेटी मेघा सुंदर होने के साथ बहुत बहादुर भी है। आज इसकी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो। राजा अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। मेघा की शादी में परीलोक की सब परियां शामिल हुई थी। अब तो मेघा खजाने वाले महल की महारानी बनने वाली है। सारा खजाना मेघा का हो जाएगा। अब तो राजा शौर्य लौट आए हैं और अब तो उनके खजाने को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मेघा और राजा शौर्य साथ में खुशी से रहने लगे।